हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज इस करंट अफेयर के सेशन में विल डिस्कस 5 MCQs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड हैं विद रेफरेंस टू नालंदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ बात हो रही है नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो इसके कंटेक्स्ट में ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है भाई, आपको सभी को पता है, इसमें ना दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका स्टैटिक पोर्शन यानी हिस्ट्री वाला ले सकता है। ठीक है, कोई भी कमीशन है, यूपीएससी है या पीसीएस है, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपका करंट अफेयर्स से। तो अभी हाल में करंट अफेयर्स में क्यों था ये चर्चा में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इस यूनिवर्सिटी का, उद्घाटन हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है? नालंदा यूनिवर्सिटी एडमिटेड इट्स फर्स्ट बैच इन द ईयर 2019, यानी कि 2019 में सबसे पहला बैच की शुरुआत हो चुकी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट चांसलर। द यूनिवर्सिटी करंटली ऑफर्स ओनली 2 years मास्टर्स कोर्सेज। ठीक है जी, पहला नालंदा यूनिवर्सिटी पहला बैच लॉन्च होता है 2019 में। दूसरी स्टेटमेंट कि इस यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट चांसलर थे वो आपके APJ अब्दुल कलाम रहे हैं। तीसरी स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सिटी जो प्रेजेंटली ऑफर कर रही है कोर्सेज वो सिर्फ 2 साल का मास्टर्स कोर्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी सही है। पहली बात तो ये जानिए ये चर्चा में क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस। ठीक है, ये जो कैंपस है ये 455 एकड़ अक्रॉस फैला हुआ है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पटना से 100 किलोमीटर दूरी पर राजगीर में ये स्थित है। ठीक है, राजगीर के पास में स्थित है। ये सिर्फ 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रूइंस ऑफ द नेम से एक ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ी आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड बन जाएगी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट मीन्स इसका जो जस्टिफिकेशन है कि 2014 में, अगर पहली स्टेटमेंट कहता है कि 2019 में पहला जो एग्जिस्टेंस है वो नालंदा यूनिवर्सिटी की आई थी, जी नहीं, ये आपकी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 2014 में ही सबसे पहला जो वो था करिकुलम था वो लॉन्च हो चुका था 15 स्टूडेंट से हिस्टोरिकल स्टडीज़ के, और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये 2 डिपार्टमेंट जो है वो आपके इस यूनिवर्सिटी के स्टार्ट हो चुके थे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट कि APJ अब्दुल कलाम रहे हैं फर्स्ट चांसलर। बिल्कुल भी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। अमृता सेन जो नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो इनके फर्स्ट चांसलर रह चुके हैं, और ये 2007 से ही इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपका इसमें सही नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि उस टाइम जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे वो फर्स्ट विजिटर बने थे इस यूनिवर्सिटी के। ठीक है जी, 2014 से ही 4 नए स्कूल्स और इस्टेब्लिश हुए हैं। पहला हिस्टोरिकल था और सेकंड डिपार्टमेंट क्या था? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और जो 4 और इस्टेब्लिश हुए हैं उनमें से कौन कौन सा है? स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यानी आप BBA MBA के कोर्सेज भी इसमें देख सकते हैं, एंड द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस स्टडीज़। ठीक है, IRB है यहाँ पे। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी करंटली सिर्फ 2 years मास्टर कोर्सेज प्रोग्राम नहीं दे रहा है। अपार्ट ऑफ दिस PhD प्रोग्राम्स भी हैं एंड अ फ्यू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। हैंस स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट। तो भाई ऑप्शन D विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन D क्या था? नन। तीनों ही गलत है स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन चलने से पहले थोड़ा सा नालंदा का स्टैटिक पोर्शन देखते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री में किस तरीके से ये पूछा जा सकता है। नालंदा जो है बहुत ही एंशियंट यूनिवर्सिटी, द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी नोन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये किसने फाउंड किया था इस यूनिवर्सिटी को? इट वॉज फाउंडेड बाय द कुमार गुप्त ऑफ द गुप्त डायनेस्टी इन बिहार।
ठीक है। तो ये बिहार की जो गुप्ता डायनेस्टी है उसमें जो कुमार गुप्त थे वो उन्होंने इसको फाउंड किया था। कब किया था? अर्ली 5th सेंचुरी। और फ्लोरिश कब हुई? 600 साल तक लगभग ये फ्लोरिश हुई है, अंटिल 12th सेंचुरी। ठीक है। ड्यूरिंग द era of हर्षवर्धन एंड द पाल मोनार्क्स इट रोज टू पॉपुलैरिटी। ये वही समय था जब बहुत सारे स्कॉलर्स इस यूनिवर्सिटी में आ रहे थे और बहुत ज़्यादा ज्ञान जो था उसका प्रचार हो रहा था। इट वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज that had a profound impact on the development of Indian civilization and beyond। जैसे मैंने आपको बताया दूर दराज से लोग काफ़ी आए, स्कॉलर्स आए और काफ़ी चीज़ें शेयर हुई थी। नालंदा वॉज अ मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट, और ये एक ऐसा सेंटर भी रहा है, एक ऐसा प्लेस रहा जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स और नन्स भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया, मेडिटेशन किया। ये सेंटर बना टू टीच ऑल द मेजर फिलॉसफीज ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की मेजर फिलॉसफीज़ का जो लर्निंग था प्रोसेस वो इसी सेंटर में इर्द गिर्द रहा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए वो बहुत दूर दूर से देशों से आए, जैसे कि चाइना से, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, मंगोलिया, श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। और ये मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स थे नालंदा में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे। इवन दे वर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन डेली मेडिटेशन एंड स्टडी सेशंस। एज आई टोल्ड यू कि दिस वॉज द सेंटर वेयर लॉट ऑफ मेडिटेशन सेशंस वर हेल्ड। ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स का अध्ययन होता था, तो ये सिर्फ रिचुअल्स, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं था, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे अध्ययन हुआ है, जैसे कि मेडिसिन है, आयुर्वेद, रिलीजन, बुद्धिज़्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड इंडियन फिलॉसफी वर टॉट देयर। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का सेंटर भी बना रहा जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हो गया 12th सेंचुरी एडी में बाय टर्किश रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल बख्तियार खिलजी। इस यूनिवर्सिटी को जो डिस्ट्रॉय करने वाला था वो था तुर्किश लीडर का जनरल, और उसका नाम था बख्तियार खिलजी। आफ्टर 6th सेंचुरी ये यूनिवर्सिटी फिर से रीडिस्कवर हुई, दोबारा से जो है डिस्कवर हुई है इन 1812 बाय स्कॉटिश सर्वियर फ्रांसिस बचनन हैमिल्टन। इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया 1812 में, और बाद में ये आइडेंटिफाइड हुई एज अ एंशिएंट यूनिवर्सिटी बाय अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1861। ठीक है। Chinese monk Yuan Zhang, famous monk, has offered invaluable insights into the academic and architectural grandeur of this ancient Nalanda University। ठीक है जी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और एक फैक्ट आता है कि भाई इट इज़ ऑल्सो आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। तो these all facts related to Nalanda. Now next question we have Post Office Act 2023। 18 जून को ये जो एक्ट है ये पारित होता है। ठीक है। लास्ट ईयर राज्यसभा में डिस्कशन था। तो इस एक्ट के तहत कौन कौन सी बातें, स्टेटमेंट कह सकते हैं या संदर्भ कौन कौन सा सही है। The act does not exempt the post office and its officers फ्रॉम एनी लाइबिलिटी बाय रीज़न ऑफ एनी लॉस। अगर कोई भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट ऑफिस में लॉस होता है तो भाई ये एक्ट एग्जेम्प्ट नहीं करता है, यानी कि भाई चार्जेस, पेनल्टी ये सब देना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है द एक्ट रिपील्स द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। ये रिपील करता है इस एक्ट को, जो पुराना एक्ट है 1898 का, उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट आता है। थर्ड स्टेटमेंट द एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी। ये राज्य सरकार को एम्पावर करता है, पावर देता है
कि अगर सरकार को लगे कि स्टेट सिक्योरिटी के खिलाफ कोई भी आइटम है ऐसा, तो भाई उसको जब्त कर सकती है, ठीक है, उसको खोल सकती है। हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? चलिए जी, अब जैसे मैंने चर्चा में ये क्यों था कि लास्ट ईयर ये राज्यसभा में पास हुआ था, ठीक है, और लोकसभा में अब ये फोर्स में आया है 18 जून को, ठीक है। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1898 का जो पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसको भाई ये रिपील करता है, 125 साल पुराना है, और सेंटर को ये अथॉरिटी देता है टू डिटेन, ओपन और इंटरसेप्ट एनी आइटम टर्न्स इट ओवर टू कस्टम ऑफिशियल्स। केंद्र सरकार को ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी आइटम जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू इधर से उधर एक देश से एक शहर से दूसरे शहर या कहीं भी बाहर जा रहा है तो उसको डिटेन, ओपन कर सकता है। सेक्शन 9 अगर मैं देखूँ इस एक्ट के तहत, तो भाई ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एम्पावर करता है कोई भी ऑफिसर जो है वो इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी। तो भाई तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। थर्ड स्टेटमेंट में ये था कि ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, जी नहीं, ये केंद्र सरकार को करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। एंड नाउ लेट्स चेक दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, क्यों? क्योंकि इसलिए गलत है कि जो सेक्शन 10 है इस एक्ट का वो ये कहता है कि पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिसर्स एग्जेम्प्ट है, उन्हें छूट है कि भाई अगर कोई भी लाइबिलिटी बाय एनी रीज़न ऑफ एनी लॉस, मिस डिलीवरी और डिले और डैमेज इन कोर्स ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस, भाई उसको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है आपका ट्रांसपोर्टेशन में कोई चीज़ खो गया है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये एक्ट ये कहता है, ये एग्जेम्प्ट करता है, ना कि उस पर पेनल्टी चार्ज लगाता है, ठीक है। चलिए, ये एक्ट सारी पेनल्टीज, सारे ऑफेंसेस जो 1898 एक्ट में थे उसको रिमूव करता है, जैसे कि offenses committed by post office officials such as misconduct, fraud and theft among other have been deleted entirely। भैया ये तो लॉस है, पेनल्टीज ही हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए, सो लूप होल्स भी हैं। At the same time, if anyone refuses or neglects to pay the charges for availing a service provided by the post office, such as amount shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue due from them। तो भैया ऑप्शन जो ए है वो सिर्फ सही है, ऑप्शन ए था ओनली वन स्टेटमेंट, यानी कि आपकी बी ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड क्वेश्चन। इंडिया हैज़ कमीशन्ड द मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्ट विद $6 मिलियन फॉर, किस देश के साथ भारत ने अभी कमीशन किया है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर? बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिशियस। करेक्ट आंसर है श्रीलंका। जी हाँ, अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S.J. शंकर मिले हैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे से, और उन्होंने कमीशन किया है मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो इस्टेब्लिश हुआ है विद द गिफ्ट ऑफ दिस USD 6 मिलियन फ्रॉम इंडिया। और इस जब फर्स्ट बायलेटरल विजिट हुआ था उसमें ये गिफ्ट था भारत की तरफ से। इट इंक्लूड्स अ सेंटर एट नेवी हेडक्वार्टर्स इन कोलंबो, और बहुत सारे सब सेंटर्स भी है जैसे हम्बनटोटा और आपका गैले एंड सो ऑन, ठीक है। तो जयशंकर के अकॉर्डिंग नेबर्स लाइक श्रीलंका आर इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट टू इंडिया एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुडविल टूवर्ड्स देम इन द कंट्री। ही स्टेटेड दैट द इंडियन गवर्नमेंट अपहोल्ड्स द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी and that his visit is primarily intended to highlight India's continuous commitment to Sri Lanka as its closest maritime neighbors। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, राइट। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, अभी जयशंकर का मानना ये है, हमारे भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है,
कि नेबर्स लाइक श्रीलंका आर इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट टू इंडिया। देखो, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत के लिए मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे वो आपका पॉलिटिकल कह लो, जियोपॉलिटिकल कह लो, इकोनॉमिकली कह लो, सोशली कह लो, हर तरीके से नेबरहुड कंट्रीज़ इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका हम सब जानते हैं, है ना, साउथ इंडियन तमिलियन इशू का। अब उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से अपहोल्ड करता आया है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और उनकी ये विज़िट जो प्राइमरली इंटेंडेड है कि भारत कंटिन्यूस कमिटेड है अपने नेबरहुड्स कंट्रीज़ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए, और ख़ासकर श्रीलंका, बिकॉज इंडिया कंसीडर श्रीलंका एज इट्स क्लोजेस्ट मैरीटाइम नेबर कंट्री। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। पहली स्टेटमेंट है कि भाई 2006 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ। इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को कंसीडर नहीं करता है। 2024 एडिशन ऑफ जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जो स्थान है 146 कंट्रीज़ में वो 129 है। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं तो ये बिल्कुल सही है, इट इंट्रोड्यूस्ड इन 2006। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो रेंज कवर करते हैं वो बिटवीन 0 and 1 होता है। पहला इंडिकेट करता है टोटल पैरिटी। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इस बार जो भारत का रैंक है वो 129 है। ठीक है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ में। उसके बाद अगर मैं भारत का अगर देखूँ क्राइटेरिया कि पॉलिटिकल इसमें नहीं कंसीडर होता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में अगर इस रिपोर्ट के अनुसार मैं देखूँ तो जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं? वो आपके इंडिकेटर्स हैं आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज इंक्लूडेड, हैंस स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें 1, 3rd and 4th विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और द 5th क्वेश्चन ऑफ दिस करंट अफेयर सेशन इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये बॉडी जो है ये कैसी बॉडी है? क्या ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्या ये रेगुलेटरी बॉडी है या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी है? तो ये किस तरीके की बॉडी है ये हम देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ रिक्वेस्टेड थोरो मेडिकल इवैल्यूएशन फॉर ईच ऑफ द 59 चिल्ड्रन हु वर सेव्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश डिस्टिलरी। ये डिस्टिलरी मतलब होता है जहाँ अल्कोहल सर्व की जाती है। तो 59 बच्चों को वहाँ से बचाया गया है। एज वेल एज न्यू FIRs अंडर एप्लीकेबल लेजिस्लेशन फॉर द यंगस्टर हु आर स्टिल मिसिंग। अभी कुछ ऐसे यंगस्टर बच्चे हैं जो अभी भी मिसिंग है। अपेक्स चाइल्ड राइट्स बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स and the Association of Voluntary Action, also known as बचपन बचाओ आंदोलन, led the crackdown on the सोम डिस्टिलरी। ठीक है, अब ये जो आपकी बॉडी है ये कंस्टिट्यूटेड हुई है अंडर द एक्ट। जब बात करते हैं कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी अगर वो किसी एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट होती है तो वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द correct answer, to exercise and perform the powers and functions assigned to it under CPCR Act 2005। तो आपको ये एक्ट भी याद रखना है, कई बार UPSC प्रीलिम्स इस तरीके का भी पूछ लेता है। आने वाले टाइम में वी वुड डिस्कस separately all the sections of this UPSC 2024 प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, जिसमें पॉलिटी का अलग हम सेशन डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी का अलग करेंगे, तो इस तरीके से हम कैटेगराइज वाइज करेंगे। ठीक है जी, अब
इसके साथ इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना ये PDF शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस एक्सप्लेनेशन में, वो है जो चाइल्ड डिफाइंड हुआ है एज पर दिस बॉडी, वो कोई भी पर्सन जो 0 to 18 ईयर्स ग्रुप में आता है उसको चाइल्ड कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 0 to 14 नहीं है, 18 साल तक का बच्चा माना जा रहा है जो इस एक्ट के तहत जिसे प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है जी। तो with this I am concluding, ending my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any doubt related to these 5 questions, you can ask in the comment box. Right? Thank you. Good day.